पोस्टमास्टर। यह कहानी रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1891 में लिखी थी। कहानी एक पोस्टमास्टर के बारे में है जिसकी पहली पोस्टिंग उलापुर नाम के एक छोटे से गांव में होती है। और पोस्टमास्टर चूँकि कलकत्ता का रहने वाला था, अतः उसके लिए गांव के माहौल में, इस ग्रामीण परिवेश में सामंजस्य बिठाना काफ़ी कठिन हो रहा था। परंतु रतन नाम की एक अनाथ 13 वर्षीय लड़की उसके घर में काम करने लगती है और अपना समय काटने के लिए पोस्टमास्टर उसे पढ़ना लिखना भी सिखाने लगता है। परंतु ग्रामीण जीवन उसके लिए काफ़ी बोझिल था और वह वहाँ से जल्द निकलना चाहता है। एक दिन वह वहाँ से चला भी जाता है। यह कहानी रतन और पोस्टमास्टर के आत्मीय संबंधों और भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से चित्रित करती है। तो आइए सुनते हैं कहानी पोस्टमास्टर। पहल काम शुरू करते ही पोस्टमास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा। गांव बहुत साधारण सा था। पास ही एक नील कोठी थी। कोठी के स्वामी ने ही बड़ी कोशिश करके गांव में यह नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्टमास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है, वही दशा इस गांव में आकर इन पोस्टमास्टर साहब की हुई। एक अंधेरी कोठरी में उनका ऑफिस था। पास ही काई से घिरा एक तालाब था जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमाश्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें अक्सर फुर्सत ही नहीं होती थी कि वे विशिष्ट जनों से मिलने जुलने के योग्य ही न थे। और इधर ज़्यादा काम भी नहीं था। कभी कभी एकाध कविता लिखने की कोशिश करते जिससे समय कट जाए। पोस्टमास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों से बनाकर खाना खाना पड़ता था और गांव की एक अनाथ बालिका उनका काम काज कर देती थी। बदले में उसको भी थोड़ा बहुत खाना मिल जाया करता। इस लड़की का नाम था रतन। उम्र करीब 12-13 वर्ष। उसके विवाह की कोई विशेष संभावना दिखाई नहीं देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला से कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झिंगुर बोलने लगते, दूर के गांव में पियक्कड़ों का दल ढोल करताल बजाकर ऊंचे स्वर में गीत गाने लगता और बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय में भी कंपन होने लगता, तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्टमास्टर साहब आवाज़ लगाते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इसी आवाज़ की प्रतीक्षा करती रहती थी, लेकिन पहली आवाज़ पर वह अंदर न आती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हैं? पोस्टमास्टर, तू क्या कर रही है? रतन, मैं बस चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही हूँ। पोस्टमास्टर कहते, तेरा रसोई का काम पीछे से हो जाएगा, जा पहले मेरे लिए हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गालों में हवा भरे चिलम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर चट से पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद है? रतन अनाथ थी। वह कहती, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं, बहुत सी तो याद भी नहीं। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे। पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से 2 शामों की याद उसके मन में एक चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्टमास्टर के पास ही ज़मीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता उसका एक भाई भी था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की एक टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा उसे इस बात की अधिक याद आती थी। इस तरह बातें करते करते कभी कभी रात हो जाती। तब आलस के मारे पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लाती। उन्हीं से दोनों के रात्रि भोजन का काम चल जाता। कभी कभी शाम को एक कोने में ऑफिस की काठ की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बातें चलाते। कभी छोटे भाई की बात, कभी माँ की, कभी दीदी की। प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता, कभी उनकी बात। जो बातें उनके मन में बार बार उभरती रहती, जो वह अपने ऑफिस में किसी से भी नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्हीं बातों को वह उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते हुए उनको बिल्कुल भी संकोच न होता। अंत में ऐसा हुआ भी कि बालिका बातचीत करते करते उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान खुद भी माँ, दादा, दादी आदि कहने लगी।
यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पटल पर उसने सबकी एक काल्पनिक तस्वीर भी बना ली थी। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छट गए थे और हल्का सा ताप लिए सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास और पेड़ पौधों से एक विशेष प्रकार की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो क्लांत धरती की गर्म सांसें अंगों को छू रही और न जाने कहाँ से एक हठी पक्षी आकर वहाँ पर बैठ गया और एक लय से अत्यंत करुण स्वर में लगातार अपनी आवाज़ में अपनी नालिश दोहरा रहा था। उस दिन पोस्ट मास्टर के हाथ खाली थे। पोस्ट मास्टर उबड़ खाबड़ बादलों को देखते जाते और सोचते जाते कि काश इस समय उनका कोई आत्मीय उनके पास होता, हृदय के साथ एकांत, कोई स्नेह की प्रतिमा, मानव मूर्ति, कोई तो होता उनके पास। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वह पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो। पोस्ट मास्टर ने कुछ देर बाद एक दीर्घ श्वास ली और फिर आवाज़ लगाई, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। वह मालिक की आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़ी हुई आई और हाफती सी बोली, भैया जी बुला रहे थे। पोस्ट मास्टर ने कहा, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुझे पढ़ना सिखाऊंगा। और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा अ बड़ा अ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में उन्होंने संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए। सावन का महीना था, लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब आदि सब पानी से भर गए थे। दिन रात मेढक की टर टर और वर्षा की आवाज़। गांव के रास्तों में चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। बाजार हाट के लिए भी नाव में चढ़कर जाना होता। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्ट मास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथा समय पर उसकी बुलाहट न हुई तो वह स्वयं किताबों का थैला लिए धीरे धीरे भीतर पहुंची। देखा पोस्ट मास्टर साहब अपनी खटिया पर लेटे हुए थे। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह चुपचाप बाहर जाने लगी। तभी एक धीमी आवाज़ आई, रतन। झटपट लौटकर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे। पोस्ट मास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक सी मालूम नहीं होती, जरा मेरे माथे पर हाथ तो रख कर देख। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर भी रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की अभिलाषा तो होती ही है। तपते माथे पर शंख की चूड़ियाँ पहने कोमल हाथ याद आने लगते हैं। बालिका रतन उनकी यह अवस्था देखकर बालिका न रही। उसने तत्क्षण माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई, यथा समय दवाई खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों से पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है क्या। कुछ दिनों बाद पोस्ट मास्टर साहब जब रोग शैय्या छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में ही तय किया कि अब जैसे भी हो यहाँ से बदली करानी होगी। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने तबादले के लिए उसी समय अधिकारियों के पास कलकत्ता दरखास्त भेज दी थी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया, लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच बीच में झांक कर देखती। पोस्ट मास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते, और इधर रतन अपनी बुलाहट की प्रतीक्षा करती रहती। उधर वे अधीर होकर अपनी दरखास्त के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने इस आशंका से हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया कि यदि बाद में किसी दिन सहसा उसे बुला ही लिया जाए तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ा न जाए। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी बुलाहट हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था। पोस्ट मास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन ने कहा, कहाँ चले जाएंगे भैया जी। पोस्ट मास्टर, घर जाऊंगा। रतन ने फिर कहा, आप फिर कब लौटेंगे। पोस्ट मास्टर ने भारी मन से कहा, अब नहीं लौटूंगा। रतन ने कोई और बात नहीं पूछी। पोस्ट मास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरखास्त दी थी, पर दरखास्त नामंजूर हो गई है, इसलिए वह इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने कोई और बात नहीं किया। दिया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण शीर्ण छप्पर को भेंटकर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप कर कर टपकता रहा। बड़ी देर के बाद रतन धीरे से उठकर रसोई में रोटियां बनाने चली गई, पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रहकर तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थीं। जब पोस्ट मास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे। पोस्ट मास्टर ने हंसकर कहा,
पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, यह कैसे हो सकता है? लेकिन किन कारणों से यह बात संभव न थी, बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। रात भर जागते रहे और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। वाह, यह कैसे संभव हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वे ताजे पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों बालिका यह नहीं पूछ सकी थी कि वह सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के ही उनको ज़रूरत न पड़ जाए, यह सोचकर रतन ने उस रात ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी की बाल्टी लाकर रख दी थी। स्नान समाप्त होते ही उन्होंने रतन को पुकारा। रतन चुपचाप भीतर दाखिल हुई और मौन धारे अपने मालिक की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उनसे कहकर जाऊंगा। मेरी ही तरह वह तुम्हारी देखभाल करेंगे। मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयाद्र हृदय से निकली थीं, किंतु नारी के हृदय को कौन समझा सकता है। रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी से कुछ कहने मेरे लिए किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे आवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया, उसको सारा चार्ज सौंप लेने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर बोले, रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूँ। इससे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा। तनख्वाह में से जो रुपए मिले थे उसमें से उन्होंने राह खर्च के लिए कुछ बचा लिया और बाकी सब उसकी जेब से निकालकर उसे देने लगे। यह देखकर रतन धूल में लौटकर उनके पैरों से लिपट कर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और यह कहते कहते वह तुरंत वहाँ से भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर ने दीर्घ श्वास ली और हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुली के सिर पर सफ़ेद नीली धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब वे नौका पर सवार हुए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अश्रुधारा के समान चारों ओर छलछल करने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा का अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो उनके मर्म हृदय पर बार बार आने लगा। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित उस अनाथिनी को अपने साथ ले आएं, लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी और वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को जब उन्होंने पार कर लिया तो नदी के किनारे शमशान दिखाई दे रहा था। नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक के उदास हृदय में यह सत्य भी साथ साथ उदित होने लगा, जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, और लौटने से क्या लाभ, संसार में कौन है किसका। लेकिन उधर रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आएं। आशा के इसी बंधन से बंधी वह किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके मिथ्या आशा को अपने दोनों बाहों में जकड़कर भरसक छाती से चिपकाए रहता है मनुष्य। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा रस चूसकर वह निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। पोस्टमास्टर, यह कहानी